यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर बात करूंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे दोनों के अंदर, मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी और कॉमर्स के अंदर भी जो है वो आपका इंक्लूड है। मतलब अपना जो सिलेबस है मैनेजमेंट का, इंटरनेशनल बिजनेस का, उसमें भी ये टॉपिक आता है। और जो हमारा सिलेबस है कॉमर्स का, उसके अंदर भी जो अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। और वैसे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो बच्चे इकोनॉमिक्स से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। ओके, हाँ जी। तो क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, इसकी आज की क्लास में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। टोटल मिला के एफटीपी के ऊपर ये 17 पेज की जो बुक है, 17 पेज का ये चैप्टर है अपना आईबी की बुक के अंदर। ये जो आईबी की बुक है हमारी, इसके अंदर 17 पेजेस का चैप्टर है। तो इसके ऊपर टोटल मिला के हम लोग जो है वो 3 लेक्चर जो है वो लगाने वाले हैं। तो टोटल मिला के 3 लेक्चर लगाएंगे। एक लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे बेसिक सारा का सारा एफटीपी का आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एफटीपी के अंदर जो हमारी ड्यूटी एग्जेम्पशन एमिशन स्कीम्स हैं, जो भी स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, वो सब पढ़ेंगे। और तीसरी क्लास के अंदर जो इसको जो है जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो सारा का सारा हम लोग जो है वो कंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल मिला के 3 लेक्चर जो है वो लगाने वाले हैं इसके ऊपर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो अपने इंडिया के अंदर बनती है, तो उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी है, दैट इज द एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो बनाई जाती है। ओके, हाँ जी सर। तो क्या क्या आएगा इसमें, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स से तैयारी करें तो कॉमर्स का पूरा बैच आप ले सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं कोड 17, तो आप मैनेजमेंट का भी जो है वो पूरा बैच हमसे बाय कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर? सारी वीडियोस मिलेंगी लाइक दिस, प्लस में मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम आईबी पढ़ रहे हैं तो ये आईबी का स्टडी मैट हो गया। इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स भी अवेलेबल है और पूरे साल का कोर्स भी जो है हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो आप वो कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर। डेमो के लेक्चर बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं। बाकी इस लेक्चर से भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ाते हैं। ओके जी सर, चलो आइए अब हम पढ़ते हैं एफटीपी। देखो, अगर बात करूंगा एफटीपी का, तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है सर? पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अपनी ये जो एफटीपी जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, इस एफटीपी में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो सब किससे रिलेटेड हैं सर? वो सब जो है वो रिलेटेड है किससे? आपकी फॉरेन ट्रेड से। सर, इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम जब बचपन में, मतलब प्लस 1 प्लस 2 में थे, तो हमने वहां पे कभी पढ़ा था एक्जिम पॉलिसी। जी बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। पहले इसका नाम जो है वो होता था एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। लेकिन 2004 के अंदर इसके नाम को जो है वो रीनेम किया गया और एक्जिम पॉलिसी वर्ड को हटा के और बाद में जो है इसको बना दिया गया क्या? एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हर 5 साल में एक बार जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको इशू करती है और हर साल एनुअल जो है वो इसके अंदर क्या होती है? अमेंडमेंट की जाती है। ओके, हाँ जी, ये तो उसका थोड़ा ओवरव्यू हो गया। आइए अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया की इकोनॉमी की अगर बात करें, पहली बात तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया डेवलप्ड भी नहीं है और इंडिया लो इनकम कंट्री भी नहीं है, मतलब LIC भी नहीं है और ना ही इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया बीच में आता है दोनों के। तो इंडिया जो है वो क्या? इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ए मिडिल इनकम। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है? मिडिल इनकम डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये तो आपको मालूम ही है कि इंडिया के अंदर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो चलता है, जिसके अंदर फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल जो है, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में और कुछ प्राइवेट के कंट्रोल में जी। और वो है कैसा? मिक्स्ड इनकम इकोनॉमी है। मिक्स्ड इनकम का मतलब जो है या मिडिल इनकम इकोनॉमी है। ठीक है, तो ना ही लोअर में आते हैं और ना ही हम लोग जो है वो अपर क्लास में आते हैं। ओके, अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और वही अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी। अब इकोनॉमी को
तो जब आपको रन करना है, इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो इशू करते रहती है। तो यहां पे क्या लिखा, इकोनॉमी को बेटर गवर्न करने के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए या उसका गुड गवर्नेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती रहती है, और उन्हीं को बोलते हैं क्या, पॉलिसी। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है, नीति क्या होती है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब अगर कोई पूछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आप क्या बोलोगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई बोले एजुकेशन पॉलिसी, तो आप क्या बोलोगे, एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई बोले आपको ट्रेड पॉलिसी, तो आप क्या बोलोगे, ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर कोई बोले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे, सर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एफटीपी। ओके, अब अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने कंट्री के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई हुई है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं ओवरऑल मिला करके, तो हमारे यहाँ पे जो मेन इकोनॉमिक पॉलिसी है वो 3 है। तो मेन इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया को गवर्न करने का काम करते हैं, डेट ऑफ 3 इन पार्ट। सबसे पहले जो है वो है आपकी कौन सी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या इसको राजकोषीय नीति या इसको बजटीय पॉलिसी भी जो है वो बोला जाता है। फिस्कल पॉलिसी हर साल आपकी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, इसको बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है जी, तो कैसे, क्या ड्यूरेशन है, ईयरली, मतलब साल में एक बार जो है फिस्कल पॉलिसी आती है। कौन इसको इशू करते हैं, तो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको इशू करते हैं। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, तो वो हर साल जो है वो राजकोषीय जो बजट जो है वो क्या करती है, पेश करती है। तो फिस्कल पॉलिसी या इसी को बोलते हैं बजटरी पॉलिसी, साल में एक बार आती है। इसके अंदर गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले वित्त वर्ष के अंदर, डेट मीन्स कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट जो है वो कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, कितना स्पेंडिंग करने वाली है, और कितना गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है वो इंपोज करने वाली है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी। जो दूसरी मेन इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी, इसको बोलते हैं हम क्या, मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति जो है ये बाई मंथली पॉलिसी है। पहली बात तो ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी साल में एक बार आती है, तो बाई ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो साल में 6 बार इशू की जाती है। साल में कितनी बार, 6 बार। सर इसीलिए आपने लिखा इसको बाई मंथली पॉलिसी, जी बिल्कुल, हर 2 महीने में एक बार ये पॉलिसी जो है वो इशू की जाती है। तो एक साल में कितना हो गया, 6 पॉलिसी जो है एक साल में जो है वो इशू की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये है बाई मंथली पॉलिसी। इसको कौन इशू करते हैं, इसको इशू करने का जिम्मा जो है वो है किसको, आरबीआई की एक बॉडी है जिसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करने का क्या करती है, काम करती है। तो कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है, कंट्री के अंदर जो पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की जाती है। और जो तीसरी मेन इकोनॉमिक पॉलिसी है, डेट इज एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब इसकी क्या कहानी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, पहली बात तो ड्यूरेशन क्या, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। तो पहले अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो अपने इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है वो है 2015-20 की, 2015 से 2020। कब एंड हुई, 31/3/2020 को। सर अभी तो 2022 चल रहे, तो अभी भी यही चल रही है, ये तो 31/3/2020 को एंड हो जानी चाहिए थी। देखिए क्या हुआ, ये पॉलिसी 31/3/2020 को एंड होनी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया, उसकी वजह से इस पॉलिसी को आगे एक्सटेंड कर दिया 31/3/2021 तक। जब 31/3/2021 आया, नई पॉलिसी इशू करनी थी, गवर्नमेंट ने फिर इसको 6 महीने के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कोविड की वजह से। फिर ये हो गई 30/9/2021 तक। तो सर क्या 30/9/2021 को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, नहीं आई। अब गवर्नमेंट ने इसको फर्दर 6 महीने के लिए आगे क्या कर दिया, एक्सटेंड। तो 31/3/2022 तक यही जो पॉलिसी 15-20 वाली पॉलिसी थी, इसी के प्रोविजन आपके चल रहे हैं। वो पता लगा, थोड़ी बहुत इनके अंदर जो है एनुअल अमेंडमेंट जो है वो होती रहती है। ओके, हाँ जी। तो पहले तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ड्यूरेशन 5 साल में एक बार आती है, बात खत्म हो गया। दूसरा, इसको कौन इशू करता है, इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो जो है वो इसको क्या करते हैं, इशू करने का काम करते हैं। लेकिन इस पॉलिसी को चलाने का जो जिम्मा है वो दिया हुआ है किसको, डीजीएफटी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को।
बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर। तो पहले तो अगर हम बात करें एक बार बेसिक सा, तो मेन इकोनॉमिक पॉलिसी जो अपने कंट्री के अंदर है, जो अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, इकोनॉमी को रन करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है मेन इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी है? 3 है। पहली है फिस्कल पॉलिसी, सेकंड इज अ मॉनेटरी एंड थर्ड वन इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बात समझ में आया क्या? जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अब चर्चा करते हैं। पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाने वाला कौन है जी? मतलब इंडिया के अंदर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल में एक बार आती है, तो उसको कौन इश्यू करता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री उसको इश्यू करने का काम करती है? तो वो है जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पीयूष गोयल जी के अंडर जो है ये पॉलिसी इश्यू की जाती है। पीयूष गोयल जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो उनके अंडर जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो है वो क्या किया गया? इश्यू किया गया। तो लाने वाली अथॉरिटी इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो क्या करेगी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बना देगी। दैट मींस कि रूल्स एंड रेगुलेशन इशू कर देगी। बट रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाना भी तो है, उसको लगाना भी तो है, लोग उसको फॉलो भी करेंगे। ओके, तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो सब कौन संभालेगा? तो उसके लिए जो है एक पर्सन को अपॉइंट किया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उसको बोलते हैं डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। तो जो आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको लाने वाला अलग है, उसको चलाने वाला अलग है। लाने वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, चलाने वाला इज द डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी। आज के डेट में हमारे डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है वो कौन है जी? आपके संतोष कुमार जी हैं। इनको जो है जनवरी 2022 के अंदर जो है न्यूली अपॉइंट किया गया। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल में एक बार आती है। इसमें क्या होता है? इसमें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर प्रोविजन होते हैं। तो आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसके अंदर आपके फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर प्रोविजन होते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं। ठीक है जी। और जनरली आपको प्रोविजन जो इसमें देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे कि इंपोर्ट के ऊपर जनरली थोड़ा सा क्या होगा? बैन होगा, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हम लगाने की कोशिश करेंगे इस पे। मतलब इंपोर्ट पे आपको रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन देखने को मिलेगा। और जबकि एक्सपोर्ट्स को लगातार बढ़ाने के लिए जो है इस पॉलिसी में आपको कुछ प्रमोशन स्कीम जो है वो देखने को मिलेंगे। उन प्रमोशन स्कीम्स की मदद से जो है वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उतना ही फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं पहले यहां पे एफटीपी का, तो हर 5 साल में एक बार आती है जी। इसमें क्या होता है? इसमें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन लिखे जाते हैं। हाँ जी। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। हाँ जी। इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली देखने को मिलेंगे? इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाने का काम किया जाएगा। और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलेंगे? दैट इज द प्रमोशन स्कीम, जिसके कारण एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो? बढ़े। जितना एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा, जितना एक्सपोर्ट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, उतना ही फायदा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट के बढ़ने पर जो है वो क्या होगा? उसकी वजह से आपका फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व हैं वो क्या होंगे? आपके बढ़ेंगे। समझ में आया? बोलो, आया नहीं आया? आया सर। तो यहां तक ये समझ में आ गया इतना? जी सर। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेन हिस्सा जो है दैट इज अ फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड को गवर्न करने के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई है, दैट इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन इसमें डाले गए हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी, एफटीपी को पढ़ने का काम करते हैं। बोलते हैं इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज की डेट में अगर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आज की डेट में लाइफलाइन बन गया है एक अर्थव्यवस्था का। टुडे इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिगन टू प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट इन द इंडियन इकोनॉमी विच इज रिफ्लेक्टिंग इट्स इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इन द ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड नॉट ओनली अनेबल ए नेशन टू स्पेशलाइज इन द गुड्स विच इट कैन प्रोड्यूस मोस्ट चीपली एंड एफिशिएंटली बट ऑल्सो टू कंज्यूम मोर देन इट वुड बी एबल टू प्रोड्यूस विद इट्स ओन रिसोर्सेज। तो बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड आपको अनेबल करता है, इंटरनेशनल ट्रेड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अब आप जो है सिर्फ जो गुड्स आप बनाते थे सिर्फ वहीं तक आप सीमित नहीं हो। मतलब आप जो गुड्स बनाते हो सिर्फ वहीं तक आप लिमिटेड नहीं हो, आप उसके अलावा उन गुड्स को भी कंज्यूम कर सकते हो जो विदेशों से बनके आती है। और वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से विदेशों में बनी हुई गुड्स जो है वो आपके कंट्री के अंदर आती है और आप उन गुड्स को भी जो है वो यूज करते हैं। आगे इंटरनेशनल ट्रेड एनलार्ज करता है पोटेंशियल मार्केट को। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आपकी मार्केट भी बढ़ती है, क्योंकि अब पहले आप सामान ओनली एज ए ट्रेडर के तौर पे पहले आप सामान ओनली अपने कंट्री के लिए बनाते थे, लेकिन अब आप सामान अपने कंट्री के अलावा बाहर के लोगों के लिए भी जो है बनाते हैं फॉर द गुड्स ऑफ ए पर्टिकुलर इकोनॉमी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन। एफटीपी जो है वो क्या है? सेट है। किसका सेट? मतलब इसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन जो इशू करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन मैटर रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया और द फॉरेन ट्रेड। तो जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर आपको चले रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, किससे रिलेटेड? फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। इट्स प्राइमरी पर्पस, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या? इज नॉट मियरली टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च करके हम ओनली एंड ओनली फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना नहीं चाहते, बट ऑल्सो टू स्टिमुलेट ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बल्कि इसकी वजह से हम लोग अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको भी एक्सटेंड या एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है जी। कौन सा लेजिस्लेशन है जो गवर्न करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को? तो अपने इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा कानून बनाया हुआ है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को या फॉरेन ट्रेड को गवर्न करता है? तो इंडिया के अंदर एक कानून लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो FTDR। आइए, इन इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न करती है द अफेयर्स रिलेटेड टू द प्रमोशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। द FTP 2015-20 इसको नोटिफाई किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द FTDR एक्ट 1992। तो अपने इंडिया के अंदर एक फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट FTDR, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 जो है वो बनाया गया है। इस FTDR एक्ट, ये जो FTDR एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन डाले गए हैं और ये प्रोविजन जो है वो फॉरेन ट्रेड को गवर्न करने का काम करते हैं। मेन लेजिस्लेशन जो है कंसर्निंग द फॉरेन ट्रेड, जो मेन लेजिस्लेशन या मेन जो लॉ है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड वो कौन सा है? इज द FTDR 1992। FTDR एक्ट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट। FTDR एक्ट अपने को मदद करता है क्या करने में? इंपोर्ट को फैसिलिटेट करवाता है एंड ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को इंडिया से बढ़ाने का काम करता है एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो अभी तक जो राम कहानी पढ़ी इस पूरी के अंदर, मतलब ये लेजिस्लेशन के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही बात आपको लर्न करके जानी है, डेट इज कि इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड को गवर्न करने के लिए एक कानून है, एक कानून जो है वो पास किया गया है और उस एक्ट का नाम जो है वो क्या है? FTDR एक्ट 1992, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर 1 मे मेक प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फॉरेन ट्रेड। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो फॉरेन ट्रेड को गवर्न करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो प्रोविजन बना सकती है। दूसरा, मे प्रोहिबिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रोक लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और रेगुलेट कर सकती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इन ऑल और स्पेसिफाइड केसेस एज वेल एज सब्जेक्ट देम टू एग्जेम्पशन। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑथराइज कर सकती है टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो अमेंड द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसका नोटिफिकेशन वो इशू करेगी कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। तो मतलब फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो चाहे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने का काम भी कर सकती है और उसको टाइम टू टाइम पे जो है वो उसको अपडेट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अपॉइंट करेगी किसको? DGFT को, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड को, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है जी, आगे अब FTP है क्या? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द FTDR, जो FTDR के अंदर जो पावर दिया गया है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बना सकती है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो जो अपने सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हर स्टेट के भी कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं लेकिन FTP कौन बनाता है? जो सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं। तो बोलता है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली अनाउंस द इंटीग्रेटेड, तो ये अनाउंस करते हैं इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठी 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद सर्टेन अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिव। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज अर्लियर कोड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। पहले FTP का जो नाम था वो क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी था, जिसको बोलते थे एक्सिम पॉलिसी। हाउएवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इज नाउ रेफर टू द FTP, लेकिन आज की डेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग क्या? FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और 2004 के अंदर जो है इसको क्या किया गया? रीनेम किया गया। ओके, एंड इट कवर एरिया मच बियॉन्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और ये जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में जो एरिया आते थे उनसे भी एक्सटेंडेड वर्जन डाले गए हैं। आगे, दिस पॉलिसी इज अपडेटेड एवरी ईयर। 5 साल के लिए पॉलिसी दे दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपडेशन नहीं होगा, हर साल एनुअली जो है बजट के हिसाब से हम इसको जो है वो अपडेट करते रहते हैं, इन एडिशन टू चेंजेस दैट आर मेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, तो मेजर अमेंडमेंट तो हम करते हैं कैसे?
हर साल में एक बार, जैसे बजट के अंदर कर देंगे, और बाकी पूरे साल जो है इसमें कुछ ना कुछ जो प्रोसीजर के अंदर चेंज करना है तो वो हम करते रहते हैं। द FTP इन जनरल एम एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका जो मेन एम है वो क्या है, हम इससे जो है डेवलप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंप्रूव करना चाहते हैं एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को, एनकरेज करना चाहते हैं फॉरेन ट्रेड को, और क्रिएट करना चाहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है उसको फेवरेबल करना चाहते हैं। फेवरेबल करने का मतलब ये हो गया कि फॉरेन करेंसी के इनफ्लो जो है वो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो। द पॉलिसी आर ड्रिवन बाय फैक्टर लाइक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा। तो बोलते हैं जो पॉलिसी है उसको कई सारी चीजें जो है चलाने का काम करती हैं, लाइक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। हम ग्रोथ जो है वो कैसे चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा लगातार क्या हो, बढ़े। एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन इंडस्ट्री की वर्ल्ड के अंदर उसको भी हम बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो है कुछ फीचर क्या क्या हैं। सबसे पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस जनरली फ्री। हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स और इंपोर्ट होने वाले गुड्स जनरली क्या हो, फ्री हो, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, अनलेस जब तक स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले जो गुड्स हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। कुछ गुड्स को फ्री कैटेगरी में डाला गया, मतलब इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड में डाला गया कि इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कुछ रेगुलेशंस हैं, कर सकते हो बट कुछ रेगुलेशन है, कुछ प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कर सकते हो। और कुछ गुड्स को प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाला गया, इसका मतलब इन गुड्स को ना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो ना ही आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आगे, सम गुड्स आर फ्री। कुछ गुड्स जो हैं वो क्या हैं, फ्री हैं, किसके लिए, इंपोर्ट के लिए एंड एक्सपोर्ट के लिए, बट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू द STE। लेकिन आप उनको मंगा सकते हो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू ही। ठीक है जी, इनको बोलते हैं कैनलाइज्ड गुड्स। क्या बोलते हो, कैनलाइज्ड गुड्स। जो आइटम रिजर्व है फॉर द STE, जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के लिए रिजर्व्ड है, मतलब ये गुड्स आप अगर मंगानी है मंगा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने इंडिया के अंदर कुछ STE बनी हुई है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, उनको बोलना पड़ेगा, उनके थ्रू या मंगा सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं मंगा सकते हो। कुछ गुड्स हैं रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स ऐसी है जिनके लिए पहले आपको कुछ लाइसेंस या ऑथराइजेशन जो है वो गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर द वेरियस स्ट्रेटेजिक, हेल्थ, डिफेंस, एनवायरमेंट एंड अदर रीजन। इफ द गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बट नॉट प्रोहिबिटेड, द गवर्नमेंट कैन गिव परमिशन और लाइसेंस फॉर द स्पेसिफिक रीजन। एक्सपोर्ट आर प्रोमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी प्रमोशन स्कीम जो है वो भी इशू की गई है, जैसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। उसको डिजाइन किया गया जो प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफिक गुड्स एंड प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ द स्पेसिफाइड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नोट द टैक्सेस। सबसे मेन बात ये है, एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। इसका मतलब ये हो गया, इंडिया के अंदर जब हम कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी, उसकी जगह अब लगता है क्या, GST। फिर जब वो गुड्स सेल होती थी तो लगता था सेल टैक्स, अब सेल टैक्स की जगह क्या लगता है, GST। इसका मतलब जब वो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ होता है या नहीं होता, होता है सर। अब बात यहां पे ये आती है, अगर मान लो जो गुड्स को आप इंडिया में बना रहे हो और बना के अगर विदेशों के अंदर क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आपने इंडिया में बनाया और उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया तो वो जब सामान बाहर जाएगा तो क्या वो सामान सस्ता होगा या महंगा होगा, मुझे ये बता दीजिए। एग्जांपल, आपने कोई सामान 100 रुपए का बनाया, उस पर 40 रुपए टैक्स लगा के और बाहर भेज रहे हो कितने का, 140 का। कितने का, 140 का। तो अब ये बताइए क्या वो सामान सस्ता है या महंगा है। अगर इसके ऊपर ये टैक्स ना लगता, ये 40 रुपए का, तो क्या वो सामान बाहर 100 रुपए में ही जाता, यस। और अगर बाहर सामान 100 रुपए में जाता तो क्या वो सस्ता होता, यस। और सस्ती चीज क्या बाहर ज्यादा बिकती, यस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक प्रोविजन बनाया और ये बोल दिया कि इंडिया से जो भी गुड्स विदेश के लिए बनेंगी, इंडिया में जो भी गुड्स ऐसी बन रही है जो विदेश में एक्सपोर्ट होंगी, तो उन गुड्स के ऊपर हम लोग जो है वो कोई भी टैक्सेस जो है वो इंपोज नहीं करेंगे। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स के ऊपर लगने वाले जितने भी टैक्स हैं उन सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसलिए बोलते हैं एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। मतलब इंडिया से जब कोई सामान बाहर जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाले जितने भी लोकल डोमेस्टिक जो टैक्सेस हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नोट द टैक्सेस। इसके लिए हिंदी में कुछ लिखा, जो एक्सपोर्टेड गुड्स है, मतलब जो गुड्स क्या होनी है, एक्सपोर्ट होनी है,
उस पर लगने वाले टैक्सेस को माफ कर देंगे, सो दैट ताकि एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या हो, एक्सपोर्ट हो और फॉरेन करेंसी का जो है वो इनफ्लो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन टैक्सेस को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हैंस एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट आर ईदर एग्जेम्प्टेड, इसीलिए कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स जो लगता है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट पे, उसको या तो क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे ऑन बोथ आउटपुट एंड इनपुट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस स्कीम इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी रिफंड एज द केस मे बी। ठीक है जी। तीसरा, कैपिटल गुड्स, जो आप बाहर से कोई भी अगर कैपिटल गुड्स को आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब कोई मशीनरी अगर आप बाहर से मंगा रहे हो, लेकिन उस मशीन से जो है वो आप क्या बनाओगे, ऐसे सामान बनाओगे जिसको बाहर क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस मशीन को जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो उस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। कैपिटल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एज नील ड्यूटी, कैपिटल गुड्स जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो हम आपको माफी दे देंगे, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे अगर वो कैपिटल गुड्स का मंगा रहे हो, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगर जो आप बाहर से कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो वो कैसी है, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन नेचर की है, तो उस गुड्स के ऊपर लगने वाले जितने भी टैक्सेस हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। फॉर यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट ऑल देयर प्रोडक्शन, अगर मान लो आपने इंडिया में कोई ऐसा, आप इंडिया में कोई ऐसा सामान बना रहे हो जिस सामान को आप इंडिया में सेल तो करते नहीं हो, वो सारा का सारा सामान जो है वो आप क्या करते हो, बाहर ही भेजते हो, तो उसके ऊपर हम कोई भी लोकल टैक्सेस नहीं लगाएंगे और हम आपको जो है वो एक स्पेशल दर्जा दे देंगे। हम बोलेंगे कि आपको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल रहे हैं। ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आपकी यूनिट आ गई है तो, या फिर SEZ में वो यूनिट आती है जो सारा का सारा सामान जो बनाती है, वो सारा का सारा सामान जो है वो कहाँ, बाहर विदेशों के लिए बनाया जाता है। तो इसका मतलब हम आपके ऊपर कोई भी लोकल नेचर का टैक्स जो है वो कभी भी इंपोज नहीं करेंगे। तो बोलता है फॉर यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट, अगर कोई ऐसी यूनिट है या कोई ऐसा बिजनेस है जो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ऑल देयर प्रोडक्शन, अपना सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। देयर आर स्पेशल स्कीम, तो उनके लिए जो है वो क्या है, स्पेशल स्कीम जो है वो लाई गई है, सो दैट दे आर अवॉइड टैक्सेस, ताकि वो जो है हर स्टेज के ऊपर लगने वाले लोकल टैक्सेस को जो है वो क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके अंडर द स्कीम EOU या SEZ। EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब ये हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक ऐसा एरिया उसको नोटिफाई कर देंगे और उस एरिया के अंदर, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी यूनिट एस्टेब्लिश की जाएंगी या जो भी कंपनी खुलेंगी, जो भी बिजनेस वहां पे खुलेंगे, उनके ऊपर कोई भी लोकल नेचर का टैक्स जो है वो इंपोज नहीं होगा। और ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी गुड्स बनती है वो सारे की सारी लोकल एरिया के अंदर, जो हमारा लोकल एरिया है मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल नहीं होगा, वो सारा का सारा सामान विदेशों के लिए बनेगा। ठीक है जी। फिर आगे, इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस इंपोर्ट गेट ड्यूटी एग्जेम्पशन कंसेशन डायमिशन फॉर सर्टेन स्पेशल पर्पस। तो बोलता है कुछ केसेस के अंदर जो है वो क्या है, जो इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, ड्यूटी एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब बाहर से आप जो भी सामान बनाएंगे वो क्या होगा, फ्री होगा। इन सच केस, ऐसे केसेस में टू अनेबल द डोमेस्टिक सप्लायर टू compete with the international supplier, the supply of the domestic supplier are treated as a deemed export। अब ये बात ध्यान रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा उसको। जैसे इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होगा, टू अनेबल डोमेस्टिक सप्लायर टू compete with the international supplier। अब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने बाहर से जो है वो क्या किया, कोई सामान को मंगाया, इंडिया के अंदर मंगाया, वैसे ना इसके लिए सायोन आएगा, आप इसको छोड़ो एक बार, मैं इसको आगे करवाता हूँ, एक बार के लिए इसको हम स्टार लगाते हैं, इसको आगे देखेंगे, रुको एक बार, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो पूरा प्रोसीजर मेरे को आगे फिर समझाना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे चलो, पहले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट स्कीम आर डिजाइन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड मार्केट एंड टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द स्पेसिफाइड सर्विस। अगर आप इंडिया से जो है वो क्या करते हो, कुछ एक अमाउंट बताया गया, अगर आप उतना जो है वो क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट जितना भी आप एक्सपोर्ट करके जितनी भी फॉरेन करेंसी आप गवर्नमेंट को कमा के दोगे, गवर्नमेंट उसका कुछ परसेंटेज आपको जो है वो स्क्रिप के तौर पर दे देगी। स्क्रिप एक तरह से डिस्काउंट कूपन कुछ होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपने ड्यूटी के पेमेंट के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जो है वो लॉन्च की है। तो इसके अंदर क्या होता है, जितना भी आप गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी कमा के दोगे उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट आपको जो है वो दे देगी, क्या, क्रेडिट स्क्रिप, बेसिकली कुछ कूपन दे देगी और उन कूपन को आप यूज कर सकते हो अपने GST का पेमेंट करने के लिए या एक्साइज का पेमेंट करने के लिए। ठीक है जी।
इसके बाद अब बात करते हैं FTP 2015-20 का। दी प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसको अनाउंस किया 1/4/2015 को, वो एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी है, मतलब इकट्ठी पॉलिसी है 5 साल की, ठीक है। लाए कब थे? 1/4/2015 को, एंड होनी थी 31/3/2020 को, जिसको आगे अमेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया था 30/9/2021 तक, और फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया 31/3/2022 तक। 6 महीने का दोबारा इस पीरियड के बाद 6 महीने का दोबारा जो है वो क्या दिया गया है? एक्सटेंशन दिया गया। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो आज की डेट में जो पॉलिसी 2015-20 वाली है वो 31/3/2022 तक के लिए जो है वो क्या है आपके एक्सटेंड की हुई है, ठीक है। वेरियस मेजर एडोप्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेड फैसिलिटेशन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे जो है वो कदम उठाए गए हैं क्या करने में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए, मतलब अपने व्यापार को एकदम स्मूथली रन करने के लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए, और आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जो है वो चलाई हैं। क्या क्या है? सबसे पहला, नंबर ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? सिर्फ 3। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है वो मैनेज करने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने पड़ते थे। क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपने करना है तो उसके लिए पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब उन सबको जो है वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया। दूसरा, फैसिलिटी ऑफ 24/7 कस्टम क्लियरेंस। अब पहले तो एक टाइम होता था, उस टाइम में ही आपको जो है वो अगर आपका कोई बाहर से सामान आया है या बाहर को सामान जा रहा है तो आप उस पीरियड के अंदर ही कस्टम से क्लियर करवा सकते थे, लेकिन अब वो क्या कर दिया? 24/7 कर दिया। तो आप 24/7 कभी भी बाहर से अगर आपका सामान आया हुआ है तो आप कभी भी उसको जो है वो क्लियर करवा सकते हो। तो फैसिलिटी ऑफ 24/7 कस्टम क्लियरेंस फॉर स्पेसिफाइड इंपोर्ट हैज बीन मेड अवेलेबल एट द 19 सी पोर्ट एंड 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में है स्विफ्ट सिस्टम लाया गया। स्विफ्ट का मतलब वैसे भी आपको मालूम है क्या होता है? तेज। ओके, स्विफ्ट यहां पे जो है वो क्या? सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। पहले आपको जो है वो ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बहुत जगह धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल विंडो, एक ही जगह पे जो है सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाइए, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे वहां पे लेके जाइए और आप जो है वो इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बोलते हैं स्विफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया अनेबल करने के लिए इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को टू लॉन्च देयर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट एट ए सिंगल पॉइंट। वो सिंगल पॉइंट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ला सकते हैं। देयर बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू ट्रेड टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल रेगुलेटरी एजेंसी इन्वॉल्व इन द एक्जिम ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबको एक ही जगह पे ले जाया गया ताकि जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है उनको जगह जगह धक्के खाने ना पड़े। तो उनके लिए क्या कर दिया? सिंगल विंडो इंटरफेस कर दिया, एक ही जगह पे सारे की सारी फैसिलिटी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आगे, टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल बिफोर एक्चुअल शिपमेंट। देखिए, बाहर से आपका कोई जहाज आ रहा है जिसमें सामान जो है वो आ रहा है और इंडिया में वो लैंड होगा। अब बाहर से जो जहाज आ रहा है जब वो यहाँ पे आ जाएगा फिर आप क्लियर करवाने जाओगे तो जहाज आपका खड़ा रहेगा वहाँ पे बहुत देर तक, और जब खड़ा रहेगा वहाँ पे तो नेचुरल बात है जो आपका पोर्ट है, कस्टम पोर्ट है, वहाँ पे भीड़ भी लग जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, जब आपका सामान बाहर से आ रहा है ना तो आप उसके आने से पहले ही कस्टम वालों से क्लियरेंस करवा लो, डॉक्यूमेंटेशन सारा करवा लो। तो जैसे ही आएगा तो उसके बाद सीधा यहाँ पे जो है उसको अनलोड करवा के और भेज देना जहाज को ताकि भीड़ भी ना रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या इशू किया है, आइए पढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल बिफोर एक्चुअल शिपमेंट, मतलब शिपमेंट से पहले ही हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे हमारे शिपिंग बिल को। प्रायर ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी फॉर शिपिंग बिल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कस्टम 7 days फॉर द एयर शिपमेंट। अगर आपका सामान एयर शिपमेंट से आ रहा है, मतलब हवाई जहाज से आ रहा है, तो 7 दिन पहले आप जो है वो कस्टम वालों से क्लियर करवा सकते हो, और अगर आपका सी से आ रहा है तो 14 दिन पहले जो है वो आप उसको क्लियर करवा सकते हो। मतलब सामान के आने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवा के, सारी बिल्टी बुल्टी बनवा के, और आप क्या करवा लो, आप बिल लेके बैठो बस। अब जैसे वो सामान आएगा, आते ही आप अनलोड करवा के अपने जगह पे लेकर जा सकते हो। आगे, डीजीएफटी अंडर द ईडीआई। ईडीआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरफेस। तो ईडीआई जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया, हैज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग। ईडीआई के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि हम ऑनलाइन जो है वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशंस को टू ऑब्टेन द इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड एंड वेरियस ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट्स। तो अब डीजीएफटी ने जो है वो क्या ईडीआई को लॉन्च किया हुआ है। तो आप घर पे बैठे बैठे जो है ऑनलाइन कोई भी, अगर आपको लाइसेंस लेना है, घर पे बैठे बैठे अगर कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। आगे, एक्सपोर्ट फ्रॉम एंड इंपोर्ट इन इंडिया
इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है या जो इंपोर्ट हो रहा है नीड ए लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाई विद एट वेरियस स्टेजेस. द पॉलिसी नॉट ओनली प्रिस्क्राइब द गाइडलाइंस एज टू विच गुड्स एंड सर्विस कैन बी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड द रेलिवेंट प्रोसीजर देयर टू, बट ऑल्सो प्रोवाइड ए लॉट ऑफ बेनिफिट इफ प्रॉपरली प्लान्ड. ठीक है जी. स्कीम लाइक ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम हो गया, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, बेनिफिट करता है एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को एंड इवन डिफाइंड डोमेस्टिक बिजनेस को, देयर बाय असिस्ट करता है सभी बिजनेस को कि वो रिड्यूस करे कॉस्ट एट एवरी स्टेज इन द सप्लाई चेन. इन एडिशन एक्सपोर्टर कैन अवेल अदर बेनिफिट अंडर द वेरियस प्रमोशनल स्कीम. बहुत सारी प्रमोशन स्कीम जो है वो एक्सपोर्टर के लिए लॉन्च की गई हैं, जिनकी मदद से एक्सपोर्टर जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो है सरकार से बेनिफिट उठा सकते हैं एक्सपोर्ट करके. ओके. अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है इसका, एफटीपी का. तो एफटीपी को चलाने का या उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का जिम्मा जो है वो दिया गया है किसको, डीजीएफटी को. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल एंड सुपरवाइज बाय द ऑफिस ऑफ द डीजीएफटी एंड अटैच ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डीजीएफटी हैज सेवरल ऑफिसेज, डीजीएफटी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द हेडक्वार्टर एट दिल्ली. डीजीएफटी जो है वो इशू करता है ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइसेंस. कि आपको अगर इंपोर्ट करना है तो आपको पहले डीजीएफटी से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो लाइसेंस के लिए आपके पास में पैन नंबर होना चाहिए. ठीक है. 14 डिजिट्स का जो है वो आपको ऑथराइजेशन का एक कोड दिया जाएगा जिसको आईईसी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. ऑथराइजेशन का मतलब होता है परमिशन इन टर्म्स ऑफ एफटीडीआर एक्ट टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. इट ऑल्सो ग्रांट आईईसी, डीजीएफटी जो है वो आईईसी नंबर भी जो है वो क्या करता है, ग्रांट करता है इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट आईईसी इज नॉट परमिटेड. बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के, मतलब बिना इस लाइसेंस के आप कोई भी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो. डिसीजन जो होगा डीजीएफटी का वो क्या होगा, फाइनल होगा और वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा. इसका मतलब अगर डीजीएफटी ने कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम इन द आईटीसी, आईटीसी का मतलब है अभी आगे पढ़ाई तो कंटेंट स्कोप और इशू ऑफ एनी ऑथराइजेशन इशूड अंडर द एफटीपी. तो मतलब ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेट करने का जिम्मा डीजीएफटी का, और जो डीजीएफटी फाइनल करेगा वही सब क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा. आगे अदर अथॉरिटी इन्वॉल्व, इसके अलावा कुछ और 3-4 अथॉरिटी और भी हैं जो इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है. मेन अथॉरिटी कौन है सर, एफटीपी को बनाने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और चलाने का जो जिम्मा है वो दिया गया है किसको, डीजीएफटी को. इसके अलावा कुछ और अथॉरिटी भी है, वो कौन कौन से, सबसे पहला सीबीआईसी. सर ये सीबीआईसी क्या है, सीबीआईसी इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. अब ध्यान से सुनना, सीबीआईसी की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसका नाम होता था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. अब क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. तो 2018 में इसको रीनेम किया गया. सन 2017 के अंदर 1 जुलाई 2017 को जो है वो इंडिया के अंदर जीएसटी आया, और जब जीएसटी इंडिया के अंदर आया था तो उस टाइम पे हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस को चलाने के लिए एक बोर्ड था उसका नाम था सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करने के लिए जो बोर्ड था उसका नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम. जब जीएसटी आ गया तो एक्साइज खत्म हो गया था, तो गवर्नमेंट ने जो है वो सीबीईसी का नाम चेंज करके कर दिया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. तो इंडिया के अंदर 2 बड़े बोर्ड हैं. एक बोर्ड जो डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करने का काम करता है इज द सीबीडीटी, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करने का काम करता है इज द पहले सीबीईसी एंड नाउ सीबीआईसी. फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. ठीक है जी. तो एक ये सीबीआईसी भी है जो बेसिकली एक भूमिका निभाता है फॉरेन ट्रेड के अंदर. तो बोलते हैं सीबीआईसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट्स 2 डिपार्टमेंट नेमली कस्टम एंड जीएसटी फैसिलिटेट इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द एफटीपी. इसके अंदर कुछ कस्टम डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लियरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स. जो भी एक्सपोर्टेड या इंपोर्टेड गुड्स है तो उनको क्लियर करवाने के लिए जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है. आफ्टर देयर वैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन कस्टम अथॉरिटी फॉलो करती है पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द डीजीएफटी व्हाइल क्लियरिंग द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्टेड गुड्स. सिंस देयर इज ए जीएसटी ऑन ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स या सर्विस है उन सबके ऊपर क्या है, जीएसटी है. तो सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है क्या करने के लिए, वो गुड्स को क्या करती है, क्लियर करवाने का काम करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ द जीएसटी.
दूसरा जो डिपार्टमेंट है डेट इज आरबीआई। सर ये क्यों है इंक्लूड? क्योंकि देखो जब आप फॉरेन ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगी क्या विदेशों से? फॉरेन करेंसी, और कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी के रिजर्व कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई भी इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। आरबीआई एक नोडल बैंक है, मेन बैंक है इन द कंट्री विच फॉर्मुलेट द पॉलिसी, जो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द मनी इंक्लूडिंग द पेमेंट एंड द रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इट ऑल्सो मॉनिटर द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आरबीआई वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एक और डिपार्टमेंट भी है जो फॉरेन ट्रेड को डील करता है, गवर्न करता है, डेट इज अ स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। टू अवॉइड द ड्यूअल कंट्रोल, दो कंट्रोल को क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए कुछ टैक्सेबल पर्सन आर अंडर जुरिसडिक्शन द स्टेट जीएसटी अथॉरिटी। इन देयर केस स्टेट जीएसटी अथॉरिटी आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो फिर वो लोग जो है वो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और ये भी बीच में भूमिका निभाते हैं जीएसटी की माफी देने के लिए। तो ये सब अथॉरिटी मेन कौन है? डीजीएफटी। उसके अलावा ये कुछ बॉडी हैं ये भी बीच में रोल प्ले करती हैं, क्या करने के लिए? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्न करने के लिए या फिर चलाने के लिए। आगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अगर कंटेंट की बात करें तो क्या है? देखो 3 है इसमें, ये दिखा दूं मैं एक बार पहले। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है ये, सेक्शन 5, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ये 3 पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया? डिवाइड किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी और फिर एक है आपका आईटीसीएचएस, जो आपका हार्मोनाइज सिस्टम है। उसके अंदर इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स जो है उसकी क्या बनाई गई है? अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब यहां पे बात जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहला हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम 1। इसमें दिए गए हैं सारा का सारा प्रोसीजर, एएनएफ आयात निर्यात फॉर्म एंड अपेंडिक्स। जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम 2 है उसमें दिया गया सायोन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। और जो आईटीसीएचएस क्लासिफिकेशन है इसमें दिए गए 2 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी दी गई, शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी दिया गया। अब ये पूरा का पूरा ऊपर पढ़ते हैं, आओ एक एक करके पढ़ेंगे कंटेंट को। जो आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका कंटेंट क्या? सबसे पहला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी बेसिक पॉलिसी जो है वो दी गई है। दिस हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पॉलिसी है उसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 15-20 की, जो वैलिड है 31/3/2021 तक, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया था 30/9/2021 तक, और फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया कब तक? 31/3/2022 तक। ये तो खत्म हो गया। दूसरा, अब हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो है वो क्या दिया गया? हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के 2 वॉल्यूम है, 2 किताबें हैं। पहली जो वॉल्यूम है उसके अंदर दिया गया सारा का सारा प्रोसीजर। उसमें पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट बताया गया है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है। जब इंपोर्ट करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, जब एक्सपोर्ट करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। तो वो सब सारी कहानी दी गई है कहाँ? हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम 1 में। तो वॉल्यूम 1 में क्या? HBP 2015-20 contain 9 chapter covering procedural aspect of the policy. This has been notified by the Director General of Foreign Trade 1/2015 को. It is amended from time to time as per the requirement. Also, it contains appendix and the ayat niryat form containing various appendix and the form related to the procedural aspect provided under the policy and procedure. तो सबसे पहला है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। इसमें क्या दिया गया? प्रोसीजरल एस्पेक्ट दिया गया है, मतलब कैसे आपको जो है वो क्या करना है, इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना, उसका पूरा प्रोसीजर समझाया गया। प्लस इसके अंदर दिया गया है एएनएफ आयात निर्यात फॉर्म। आपको जो है मतलब कौन कौन से फॉर्म्स आपको पहले डाउनलोड करने हैं, उनको कौन कौन से फॉर्म को भरना है इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा जो है वो है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 की बात करें, जो दूसरी बुक है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर की, उसमें दिया गया सायोन। सायोन क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इंडिया में कोई ऐसा सामान बना रहे हो जिस सामान को बाहर क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और ऐसे सामान को बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो आ रहा है विदेशों से। अब विदेशों से अगर वो सामान इंडिया में आएगा तो क्या उस रॉ मटेरियल का इंडिया में इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और क्या इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है? लगती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगेगी तो नेचुरल बात है वो ड्यूटी का अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स में भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इनपुट महंगा हो जाएगा ना, और जितना इनपुट महंगा होगा तो एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स का जो प्राइस है वो भी महंगा होगा जी। तो सायोन आपको एक बेनिफिट देता है। सायोन ये बोलता है अगर आप इंडिया में कोई ऐसे सामान को बना रहे हो जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है, और उस सामान को बनाने के लिए इनपुट आपने विदेश से मंगाया, इंपोर्ट किया, तो हम उस इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। इसको बोलते हैं सायोन, स्टैंडर्ड इनपुट
आउटपुट नॉर्म्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट आर नोटिफाई किया गया बेस्ड ऑन द सायोन एक्सपोर्टर आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी, एक्सपोर्टर को फैसिलिटी किया गया क्या? टू मेक, वो कर सकते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। कैसा? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं किसका? इनपुट का, विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अंडर द ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम लाइक एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे कौन, बोलो कौन, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर दिया कि अगर वो चाहें तो बाहर से होने वाले जो इंपोर्टेड गुड्स जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को हम क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसलिए माफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस सामान को बना के आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है जी। और तीसरा जो है वो है ITC-HS। ये ITC-HS जो है वो क्या है? ये है आपका इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज सिस्टम। इसके अंदर दो कैटेगरी बनाई गई है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। इसके अंदर बताया गया है किन किन गुड्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो और किन किन गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आइए पढ़ते हैं। ITC-HS is the Indian Trade Classified Harmonized System, classification of the export and the import item. The export-import policy regarding the import and export of the specified item is given in the ITC-HS based on the harmonized system of coding. ITC-HS coding was adopted in India for import-export operation. Indian custom uses 8-digit ITC code to suit the national trade requirement. अब क्या है? ITC-HS को डिवाइड किया गया दो शेड्यूल में। शेड्यूल 1 इसमें है इंपोर्ट पॉलिसी और शेड्यूल 2 इसमें है एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है जी। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द गुड्स डेट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट एनी ऑथराइजेशन। शेड्यूल 2 के अंदर दिया गया है बहुत ही कम गुड्स है वेयर एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। मेजोरिटी जितनी भी गुड्स हैं वो सारे सारे क्या है? फ्री गुड्स हैं। आप इजीली उनको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी चेंज या फॉर्मुलेशन ऑफ द एडिशन द न्यू कोड, अगर कोई नई गुड्स को डालना है या किसी को हटाना है तो वो सब कौन करेगा? DGFT करेगा। तो आपका जो ITC है, ITC-HS क्या था? ये इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज सिस्टम। इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट होने वाले गुड्स और एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स की क्या बनी हुई है? कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है? दो। एक है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी है, कौन कौन सी गुड्स का इंपोर्ट होगा वो शेड्यूल 1 में डाला गया, और कौन कौन सी गुड्स का एक्सपोर्ट होगा वो शेड्यूल 2 में डाला गया। ठीक है जी। तो इसीलिए अब आ जाओ यहां पे, आप समझ में आ जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 3 पार्ट। पहले दो तो किताबें हैं, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 1, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 1 के अंदर क्या दिया गया? सारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट दिया गया। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2 के अंदर जो है वो दिया गया क्या? आपका सायोन दिया गया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। और ये क्या बोलते हैं? अगर आप इंडिया में कोई ऐसे सामान को बना रहे हो जिसको एक्सपोर्ट करना है और उस सामान को बनाने के लिए बाहर से कोई ऐसा रॉ मटेरियल मंगाया जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को हम क्या कर देंगे? माफी दे देंगे। और ITC-HS क्या करता है? क्लासिफिकेशन करता है किसका? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी, शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी और स्कोमेट आइटम है। ये स्कोमेट क्या है वो आगे देखेंगे। अब FTP के अंदर टोटल मिला के कितने चैप्टर थे? 9। अब ऊपर से एक बार देख लो। चैप्टर 1 जो है उसमें दिया गया लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे करना है। चैप्टर 2 में दिया गया पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विस। चैप्टर 3 में दिया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जो स्टेटस होल्डर की स्कीम है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, वो सब दिया गया चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 4 के अंदर जो है वो दिया गया है ड्यूटी रेमिशन एंड एग्जेम्पशन स्कीम का जो है वो सारा जो है वो डाला गया किसमें? चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में दिया गया EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम कर दिया गया। चैप्टर 6 के अंदर दिया गया EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का जो तामझाम है वो सब दिया गया कहां पे? चैप्टर 6 में, जो भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये सब। चैप्टर 7 में दिया गया डीम्ड एक्सपोर्ट का प्रोविजन। चैप्टर 8 में दिया गया CQCTD, क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट से रिगार्डिंग अगर कोई भी मुद्दा है वो, तो मतलब क्वालिटी कंप्लेंट अगर करनी है या कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो गया तो उसके प्रोविजंस क्या रहेंगे वो सब दिया गया चैप्टर 8 में। और चैप्टर 9 में जो है वो दी गई है क्या? डेफिनेशन। Provision related to the special economic zone are contained in separate act and are not the part of FTP। उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट अलग से बनाया गया है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रोविजन SEZ एक्ट में वो FTP के अंदर नहीं है। However, जबकि प्रोविजन ऑफ द SEZ, लेकिन वो प्रोविजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो क्लोजली रिलेटेड हैं FTP से, वो सब डाले गए किसके अंदर? FTP में। आगे
इसके बाद है जी आपका एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू द ईडीआई इनिशिएटिव। अब ये क्या है, डीजीएफटी हैज पुट इन प्लेस ए रोबस्ट ईडीआई सिस्टम। डीजीएफटी ने जो है एक रोबस्ट ईडीआई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरफेस या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस या इंटरचेंज करने का जो एक सिस्टम जो है डीजीएफटी ने लॉन्च किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड गुड गवर्नेंस, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो इजिली जो है वो क्या हो सके, एक्सपोर्ट आप इजिली कर सको बिना किसी रोक टोक के। डीजीएफटी हैज सेट अप ए सिक्योर्ड ईडीआई मैसेज एक्सचेंज सिस्टम। डीजीएफटी ने जो है एक सिक्योर्ड नेचर का ईडीआई सिस्टम को लॉन्च किया। ईडीआई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज कर सकते हो फॉर वेरियस डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नेमली कस्टम, बैंक्स एंड ईपीसी। दिस हैज रिड्यूस द फिजिकल इंटरफेस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। इसकी वजह से जो है वो क्या हुआ, जो फिजिकल इंटरफेस था, पहले जाना पड़ता था डिपार्टमेंट में, वो अब जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे जाइए, अपना साइट ओपन कीजिए और वहां पे जाकर के आप इजीली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वहां पे प्लेस्ड हैं और सारे डॉक्यूमेंट को आप वहीं पे जो है वो आप इशू करवा सकते हो। आगे, विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सिग्निफिकेंट मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ईबीआरसी है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये अनेबल करता है डीजीएफटी को कि वो डिटेल्स जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड, कितना बाहर से पैसा मिला, उसको वो कैप्चर इजीली कर सकता है। फर्दर एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया गया कि आप ऑनलाइन जो है वो कोई भी कंप्लेंट अगर है वो आप अपनी इशू कर सकते हो, या कोई भी कंप्लेंट जो आपने दायर करनी है तो आप इजीली जो है वो दायर कर सकते हो। उसका स्टेटस भी आप टाइमली बेसिस पे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो हमारा जो डीजीएफटी है उसने क्या किया, उसने एक रोबस्ट बढ़िया सा एकदम बढ़िया मजबूत ईडीआई सिस्टम जो है वो क्या किया गया, लॉन्च किया हुआ है। ओके जी सर, तो ये है आपका बेसिक प्रोसीजर या बेसिक एस्पेक्ट जो है अपने एफटीपी के अंदर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं एक बार। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है, उसका कंटेंट क्या है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे जी इसका प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके, और अगर ऑनलाइन बैच अगर आप हमारा लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।